दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी युद्ध की घोषणा नहीं है, न ही किसी मिसाइल के परीक्षण की खबर। लेकिन इसके बावजूद इस कहानी ने एशिया की सबसे बड़ी ताकत चीन की रणनीति को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है उस साइलेंट जंग की जो समंदर के नीचे, बंदरगाहों के आसपास और कूटनीति की टेबल पर लड़ी जा रही है। ये कहानी है कि कैसे भारत ने बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए हिंद महासागर में चीन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। चीन की फैक्ट्रियां तभी चल सकती हैं जब उसे लगातार तेल, गैस और कच्चा माल मिलता रहे, और यह सारा सामान चीन तक जमीन से नहीं बल्कि समंदर के रास्ते पहुंचता है। चीन का करीब 80% तेल और लगभग 90% व्यापार समुद्री रास्तों पर निर्भर है। यही वजह है कि चीन के लिए समंदर सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि उसकी जीवन रेखा है। इसी जरूरत से चीन ने एक बड़ी रणनीति बनाई जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। इस रणनीति के तहत चीन ने भारत के चारों ओर बंदरगाहों और लॉजिस्टिक ठिकानों की एक माला बुननी शुरू की। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चटगांव और पायरा पोर्ट, म्यांमार के तटीय इलाके और अफ्रीका में जिबूती का सैन्य अड्डा, ये सब एक ही योजना का हिस्सा थे। मकसद साफ था, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत को रणनीतिक रूप से दबाव में लाना। भारत यह सब चुपचाप देख रहा था। भारत जानता था कि अगर हिंद महासागर में चीन को खुली छूट मिल गई तो भारत की तेल सप्लाई, व्यापारिक मार्ग और नौसेना की स्वतंत्रता तीनों खतरे में पड़ सकती है। लेकिन भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई, न ही आक्रामक बयानबाजी की। भारत ने जो रास्ता चुना वह था धैर्य, रणनीति और कूटनीति का। भारत ने सबसे पहले समझा कि यह लड़ाई अकेले लड़ी ही नहीं जा सकती। इसी सोच से भारत ने समान सोच वाले देशों के साथ तालमेल बढ़ाया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर बना क्वाड कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, लेकिन यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का सबसे मजबूत मंच बन चुका है। साझा नौसैनिक अभ्यास, समुद्री निगरानी और खुफिया जानकारी के आदान प्रदान ने चीन को यह संदेश दे दिया कि हिंद महासागर अब किसी एक देश की जागीर नहीं है। इसी बीच भारत ने अपनी नौसेना की ताकत, भारत ने यह तय कर लिया था कि अगर समंदर में ताकत दिखानी है तो उसे तट तक सीमित नहीं रहना होगा। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर क्षमता को मजबूत किया। स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का नौसेना में शामिल होना सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि भारत अब ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है। परमाणु पनडुब्बियों, लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमानों और आधुनिक युद्धपोतों ने भारत की समुद्री क्षमता को नई ऊंचाई दी। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे अहम और सबसे खामोश हिस्सा था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप भारत के लिए सिर्फ सुंदर पर्यटन स्थल नहीं है बल्कि सामरिक दृष्टि से बेहद अहम है। इन्हीं द्वीपों के पास मलक्का जलडमरू मध्य है, जहां से चीन का एक बड़ा हिस्सा तेल और व्यापार गुजरता है। भारत ने यहां त्रिसेवा कमांड को मजबूत किया, एयरबेस और नेवल सुविधाओं को अपग्रेड किया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह इलाका भारत के लिए एक ऐसा प्राकृतिक विमान वाहक पोत है जिसे डुबोया नहीं जा सकता। भारत ने यहीं नहीं रुका, उसने अपनी कूटनीति को भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाया। फ्रांस के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग, इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट तक पहुंच, ओमान के दुक्म पोर्ट में भारतीय नौसेना की मौजूदगी और ईरान के चाबहार पोर्ट में निवेश, ये सब कदम एक ही दिशा में इशारा करते हैं। भारत यह सुनिश्चित कर रहा था कि हिंद महासागर और उससे जुड़े क्षेत्रों में कोई भी बड़ा समुद्री रास्ता ऐसा न बचे जहां भारत की पहुंच न हो। इन सब के बीच चीन लगातार हिंद महासागर में अपने सर्विलांस जहाज भेजता रहा, लेकिन फर्क यह था कि अब भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था बल्कि स्थिति को नियंत्रित कर रहा था। चीन के लिए हर भारतीय कदम एक नई चिंता बनता जा रहा था। उसे यह एहसास होने लगा था कि भारत अब सिर्फ अपने तटों की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने वाली ताकत बन चुका है। यह पूरी कहानी किसी एक दिन की नहीं है, यह सालों की योजना, धैर्य और समझदारी का नतीजा है। भारत ने न तो किसी देश को धमकाया, न ही किसी पर दबाव बनाया। उसने सिर्फ अपने विकल्प मजबूत किए, अपने रिश्ते बेहतर किए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाया। यही वजह है कि आज हिंद महासागर में भारत को एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यह साइलेंट रणनीति ही नए भारत की पहचान है,
एक ऐसा भारत जो शोर कम करता है लेकिन काम बड़ा करता है, जो उकसावे में नहीं आता लेकिन जब जरूरी हो तो पूरे खेल का रुख बदल देता है। ये कहानी सिर्फ समंदर की नहीं है, ये कहानी उस सोच की है जिसने भारत को रिएक्ट करने वाले देश से प्लान करने वाले देश में बदल दिया है। और शायद यही वजह है कि आज हिंद महासागर में जब भी शक्ति संतुलन की बात होती है तो भारत का नाम केंद्र में लिया जाता है। बिना युद्ध, बिना टकराव और बिना बयानबाजी के भारत ने यह दिखा दिया है कि असली ताकत शोर में नहीं, रणनीति में होती है। यही साइलेंट पावर आने वाले समय में भारत की सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। और दोस्तों, जब समंदर में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो सवाल उठता है कि क्या चीन वाकई चुप बैठ गया? क्या ड्रैगन ने यह मान लिया कि हिंद महासागर अब उसके लिए आसान नहीं रहा? जवाब है नहीं। चीन ने अपनी रणनीति बदली, लेकिन भारत इस बार भी एक कदम आगे था। चीन ने समझ लिया था कि समंदर में सीधी टक्कर अब आसान नहीं है, इसलिए उसने फोकस बदला और नजरें गड़ा दी भारत की सबसे संवेदनशील सीमाओं पर। हिमालय की ऊंचाइयां, लद्दाख के बर्फीले दर्रे और अरुणाचल की घनी घाटियां। चीन ने सोचा कि यहीं से दबाव बनाया जाए। यही वजह थी कि अचानक LAC पर हलचल बढ़ने लगी, नए नए ढांचे उभरने लगे और चीनी सेना की गतिविधियां तेज हो गईं। भारत ने यह सब देखा, लेकिन पहले की तरह घबराया नहीं। इस बार प्रतिक्रिया देने के बजाय भारत ने तैयारी की। लद्दाख में जो सड़कें पहले सिर्फ नक्शों में थीं, वे जमीन पर उतरने लगीं। पुल, सुरंगें और हवाई पट्टियां तेजी से बनने लगी। रोहतांग के नीचे बनी अटल टनल सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं थी, वह भारत की रणनीतिक सोच का ऐलान थी। इसका मतलब साफ था, अब सेना को साल के 6 महीने नहीं बल्कि 12 महीने बिना रुकावट सप्लाई मिलेगी। इसी दौरान भारत ने एक और अहम फैसला लिया, जिस पर ज्यादा शोर नहीं मचाया गया। भारत ने अपनी सैन्य तैनाती का तरीका बदला। पहले जहां सेना रक्षात्मक मुद्रा में रहती थी, अब वहां फॉरवर्ड पोस्ट्स मजबूत की जाने लगीं। मतलब यह कि अब भारत सिर्फ इंतजार नहीं करता बल्कि हर मूवमेंट पर नजर रखता है। चीन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि भारत सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा था। एयरबेस अपग्रेड हो रहे थे, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड सक्रिय किए जा रहे थे और सड़कों का जाल तेजी से फैल रहा था। चीन जिस इलाके को दूर दराज और भारत की कमजोरी मानता था, वही इलाका अब भारत की ताकत बनता जा रहा था। इसी बीच भारत ने एक और खामोश लेकिन निर्णायक चाल चली। भारत ने साफ कर दिया कि वह सीमा विवाद को सिर्फ सैन्य नजरिए से नहीं देखेगा, बल्कि कूटनीति और वैश्विक मंचों पर भी अपनी स्थिति मजबूत करेगा। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि भारत स्थिरता चाहता है, लेकिन कमजोरी नहीं। यही वजह है कि जब भी सीमा तनाव की बात उठी, वैश्विक शक्तियों ने खुलकर या परोक्ष रूप से भारत के संयम को सराहा। चीन को यह समझ आने लगा था कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। यह वह भारत नहीं है जो आखिरी वक्त पर तैयारी करता है। यह वह भारत है जो पहले से विकल्प तैयार रखता है, चाहे बात सैन्य लॉजिस्टिक्स की हो, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की हो या आर्थिक मजबूती की। और यहीं से कहानी में एक और मोड़ आता है। चीन ने जब देखा कि सीधी सैन्य धमकी काम नहीं आ रही, तो उसने आर्थिक और तकनीकी दबाव की रणनीति अपनाई। निवेश, सप्लाई चेन और टेक्नोलॉजी के जरिए भारत पर असर डालने की कोशिश हुई। लेकिन भारत इस मोर्चे पर भी तैयार था। आत्मनिर्भर भारत की सोच सिर्फ एक नारा नहीं थी, बल्कि उसी रणनीति का हिस्सा थी। रक्षा उत्पादन से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक भारत ने अपनी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। चीन के लिए यह स्थिति असहज होती जा रही थी। एक तरफ समंदर में भारत की मजबूत मौजूदगी, दूसरी तरफ जमीन पर बेहतर तैयारी और तीसरी तरफ वैश्विक मंचों पर बढ़ता प्रभाव। यह सब मिलकर चीन के उस दबाव वाले मॉडल को कमजोर कर रहा था जिस पर वह सालों से भरोसा करता आया था। दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की, कोई उग्र बयान नहीं, कोई अनावश्यक टकराव नहीं, लेकिन हर कदम सोच समझकर और समय पर उठाया गया। यही वजह है कि आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह साफ दिखाई देता है कि भारत ने खुद को सिर्फ सुरक्षित नहीं किया, बल्कि भविष्य के लिए तैयार किया है। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये कोई आखिरी अध्याय नहीं है, लेकिन इतना तय है कि खेल का मैदान बदल चुका है। जहां पहले भारत दबाव में माना जाता था, आज वही भारत संतुलन बनाने वाली ताकत बन चुका है। और जब कोई देश संतुलन की ताकत बन जाता है तो उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत नहीं होती। बाकी दुनिया खुद उसके हिसाब से चालें चलने लगती है। यही इस कहानी का अगला सच है। यह उस भारत की कहानी है जो अब इंतजार नहीं करता कि खतरा दरवाजे तक आए,
यह वह भारत है जो रास्ते में ही हालात बदल देता है और आने वाले समय में यही सोच तय करेगी कि एशिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी।